गुजरात आए थे, आना आएगा निर्भर करना। और वो पुराना सांस्कृतिक विरासत को हमने जोड़ दिया है। धर्म गुप्ता विनयी राज के बहुत विकसित है, तो यहाँ आए 28 साल रहे और यहाँ पर रहकर के उन्होंने यहाँ के समाज के लिए गुप्त सूत्रों का चीनी में अनुवाद करने का बहुत बड़ा काम किया। उस स्थान पर जाने का मुझे अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि जो स्वागत सम्मान आपने किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत 去参观宾馆，也去参观了大兴产寺。在去年之前访问朱吉拉的话，邀请我到西安访问。这样，我到西安，我们已经加强了我们的几千年的文化关系。所以说，大宝体多是我的家乡的一个和尚，他曾经到过中国，以及28年到这儿住宿，然后翻译了很多的佛教有关的书，给中国社会做出了很多的贡献。再次，我向阁下表示感谢。द्विभाषीय चाइनीज़ भाषा में बता रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वागत हुआ है उसके लिए बहुत स्वागत, उसके लिए अभिवादन किया और इस बात का जिक्र किया कि जब वो चीन में उतरे तो वहाँ पर जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और वो लगातार जो चीन में घुस रहे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया और खुशी बहुत जाहिर की, जिसको लेकर चीन के राष्ट्रपति भी मुस्कुराए। और उसके बाद चूंकि उन्होंने पूरा अपना वक्तव्य हिंदी में दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो और उसको फिर चाइनीज़ भाषा में वहाँ पर उसको अनुवाद किया गया और उसको सुना गया। तो ये एक डेलीगेशन है जो 1-to-1 आमने सामने बैठ के एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये परिचय का दौर है। और परिचय उस रूप में महत्वपूर्ण है कि आने वाले वक्त में या अगले जो 50 घंटे 55 घंटे बचे हुए हैं उसमें दोनों देशों के बीच संबंध किस दिशा में जाएंगे, उस दिशा में जाने से पहले, क्योंकि ये एक मैसेज होता है किसी भी देश के भीतर में जो तमाम समझौते होने वाले हैं वो मंत्रालयों के जरिए हों। टेम्पल जाने का अवसर मिला और मेरा बड़ा स्वाभाविक नाता रहा है। आप गुजरात आए थे, आना आएगा निर्भर करना। और वो पुराना सांस्कृतिक विरासत को हमने जोड़ दिया है। धर्म गुप्ता विनयी राज के बहुत विकसित है, तो यहाँ आए 28 साल रहे और यहाँ पर रहकर के उन्होंने यहाँ के समाज के लिए गुप्त सूत्रों का चीनी में अनुवाद करने का बहुत बड़ा काम किया। पीएम आ गए अभी जाना रहेगा तो साथ में तो जामा के साथ खाने की कनेक्शन नहीं। दरअसल वो एक छोटा सा हिस्सा था जिसको दोहराया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री अपने अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे। वहाँ आने पर जो उनका स्वागत हुआ उसी का जिक्र किया गया था। और ये आपको बता दें कि दरअसल चीन के भीतर ये एक दूसरी मुश्किल ये ज़रूर होती है, हालांकि इस दौर में वहाँ भी बाज़ार खुले हैं, वहाँ भी जो कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी एक खुली छूट दी गई है। लेकिन उन सब के बावजूद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक लिहाज से वहाँ पर इकोनॉमिक तरीके से भी रूल जरूर करती है। भारत में जो अलग अलग समझौते दो देशों के बीच होते हैं संबंधों के मद्देनज़र, कई अहम मुद्दों पर आज तो ये एक स्थिति है जिसमें लगातार जिन मुद्दों पर आने वाले वक्त में चर्चा होनी है दोनों देशों के बीच, उसकी एक बिसात यहाँ से बिछेगी। चूँकि दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी और अधिकारियों की मौजूदगी में सिर्फ विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, विदेश सचिव साहब नज़र आ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि आने वाले दौर पे स्ट्रेटजिकली या सामरिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच जो महत्व भारत लगातार इस बात की दिशा में जा रहा है कि सामरिक दृष्टिकोण से भी दोनों देशों को कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस करने होंगे जिससे बाजार और व्यापार दोनों खुले बढ़े, उसमें किसी तरह की संचय की स्थिति नहीं रहे। क्योंकि पिछले दिनों जब चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए थे और वहाँ उन्होंने जिस तरीके से मदद की और जिस बात का जिक्र किया कि वो भारत के इर्द गिर्द की जो लाइन है और ख़ास तौर से जो समुद्री
रास्ते हैं उस दिशा में। सिल्क रूट में भी चाहता है चीन की भारत उनके साथ जुड़े, हालांकि भारत उस दिशा में कदम किस रूप में बढ़ाएगा इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन भारत और चीन के संबंधों के मद्देनज़र बार बार एक स्थिति यही निकल कर आती है कि जितनी बड़ी तादाद में चीन का माल भारत में आता है, क्या भारत उत्पादन की दृष्टि से चीन के समकक्ष कभी खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बेहद मुश्किल है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी का एक बड़ा अंतर यह है कि भारत में विदेश का जो माल आता है वह कंपैरेटिवली सस्ता हो जाता है और चीन में जो बाहर का माल आता है वो महंगा होता है। इसलिए चीन के लोग अक्सर इस बात को प्रेफर करते हैं कि वो अपने देश का माल खरीदे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो करेंसी है वो करेंसी बहुत ही सस्ती है और बाहर की करेंसी महंगी है। जबकि डॉलर और रुपए की स्थिति ये नहीं है। यहाँ पर रुपए में बना हुआ माल महंगा पड़ने लगता है और डॉलर में आया हुआ माल सस्ता पड़ने लगता है। इसीलिए दोनों देशों के भीतर जिन माल का उपयोग किया जाता है, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे सहेजिएगा और उस दिशा में कैसे जाइएगा जहाँ आप ना सिर्फ स्वावलंबी हों बल्कि किसी न किसी रूप में समूचा देश उसमें शरीक हो। भारत की एक मुश्किल और है आर्थिक तौर पर, आर्थिक नीतियों के तौर पर, कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है या जो उपभोक्ता है उसके नज़रिए से समूचे उत्पादन प्रणाली को देखा गया, समूचे बाजार को देखा गया, और उसके ज़रिए जो कमाई होती है, जो पूंजी आती है, वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो हाशिए पर पड़ा तबका है या जो बीपीएल परिवार है या जो एक बड़ा तबका है जिसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता, उसके लिए कल्याण योजनाएं बनती है। दूसरी तरफ चीन की स्थिति यह है कि वह पूरे देश में तमाम हाशिए पर पड़े तबके को भी शामिल करके विकास को आगे बढ़ाने की सोचता है या डेवलपमेंट में साथ जोड़ता है। ये अलग मसला है कि वहाँ भी गांव की स्थिति इस दौर में बहुत बिगड़ी है, लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, गांव से आप शहर में नहीं आ सकते हैं। भारत में आपका पलायन होता है और गांव से लोग निकलकर शहर में मजदूर बनने तक आ जाते हैं। चीन में ऐसा संभव नहीं है।